नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक जो जमीन मालिक मुआवजा लेने से इनकार करते हैं वो भूमि अधिग्रहण रद्द करने का दबाव नहीं डाल सकते। 5 जजों की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 की व्याख्या करते हुए कहा कि उनकी मंशा है कि असली जमीन मालिक को लाभ मिले। अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में कई मध्यस्थ आ जाते हैं जो जमीन की ज्यादा कीमत सरकार से वसूलने के लिए प्रक्रिया में अड़ंगा लगाते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि मुआवजे की रकम कोर्ट में जमा न करने से अधिग्रहण रद्द करने का कारण नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उन्हीं मामलों में पुराने कानून के तहत शुरू अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द होगी जिनमें वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रभावी होने वाले दिन यानी 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष या इससे अधिक तक सरकार ने न तो मुआवजा दिया हो और न ही जमीन पर कब्जा लिया हो। लेकिन समझेंगे कि असल में भूमि अधिग्रहण की जो धारा 24 है ये क्या है और सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर रहा है, इसका असर किसानों पर, अधिग्रहण पर और मुआवजे पर क्या हो सकता है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ हुकुम सिंह मीना साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लैंड रेगुलेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज से, बहुत बहुत स्वागत सर। डॉक्टर अभिषेक आत्रे हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, आपको स्वागत है। शुरुआत में अभिषेक साहब आपसे करना चाहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 धारा को लेकर, इसको लेकर असल में क्या 2013 का लॉ कहता था, क्या मंशा थी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदल रहा है? देखिए 2013 का ये जो एक्ट आया, बेसिकली इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एट दैट टाइम वाज कि जो पुराना एक्विजिशन एक्ट था उसमें जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी वो लैप्स हो गई और उसके बाद में इस नए एक्ट के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 24 उस चीज़ पे था कि जो पुराने एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी और जो किसी वजह से लैप्स हो गई या पिछले 5 साल में जिनको में पोजीशन नहीं लिया गया या मुआवजा नहीं दिया गया तो उन्हें इस नए एक्ट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। वो 24A और B थोड़ा सा स्लाइटली उस चीज़ पे है कि मुआवजा इस एक्ट के हिसाब से मिलेगा या प्रोसीडिंग्स लैप्स होंगी। तो इस पर काफ़ी जजमेंट्स आते रहे बीच में। लास्टली अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आ गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो डिसाइड किया है कि एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि पहले वाले एक्ट में सेक्शन 16 में ये होता था जहां पोजीशन ले लिया वहां पे लैंड वेस्ट हो गई गवर्नमेंट में, प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुआवजा मिला या नहीं मिला। अब उस टाइम पे क्या होता था, कई बार वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा देती थी पैसा कि हाँ भाई इतना मुआवजा बना, लोगों ने नहीं लिया, ट्रेजरी में जमा करा दिया। सेक्शन 18 का रेफरेंस उसके एनहांसमेंट के लिए चलता रहा। सेक्शन 30 के रेफरेंसेस चलते थे अपॉर्चमेंट के लिए कि जहाँ डिस्प्यूट है कि ऑनर कौन है, मुआवजा किसे जाना है। लोगों को सालों तक मुआवजा नहीं मिलता था। बीच में कई लोग कोर्ट में जाते थे तो स्टे हो जाता था मैटर, और स्टे के बाद में मैटर चल रहे हैं पेंडिंग सालों साल। इस समय 2013 में जो आया, इंटेंशनली वो स्टे वाले प्रोविजन को इसमें नहीं रखा गया था और ये डिसाइड किया गवर्नमेंट का, ये डिसीजन था, लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की इंटेंशन थी कि जो प्रोसीडिंग्स लैप्स होंगी, जो 5 साल का बेनिफिट जो हम दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, चाहे उस बीच में स्टे हो या ना हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया, नंबर 1 तो इस बात पे कि जो स्टे का बेनिफिट है, स्टे का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस 5 साल में। अगर 5 साल 10 साल तक स्टे भी रहा हो किसी मैटर में, किसी भी स्टेज पे, ट्रायल कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, इन 5 साल का अगर पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया जाएगा। ओके। दूसरा जो वर्ड एंड और लिखा था यहाँ 24(1)B में, where an award under section 11 has been made, then 1B में 24(2) में, हाँ, notwithstanding anything contained in subsection 1 in case of land acquisition proceedings initiated under Land Acquisition Act of 1894, where an award under the said section 11 has been made 5 years or more prior to commencement of this act, but the physical possession of the land has not been taken or compensation has not been paid. यहाँ दोनों बेनिफिट दिए जा रहे थे, या तो पोजीशन ना लिया हो या मुआवजा ना दिया हो। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो वो डिफाइन किया है कि और को एंड कर दिया, जहां पोजीशन भी ना लिया हो और साथ साथ मुआवजा भी ना दिया हो। तो बिल्कुल चेंज हो गया सिनेरियो एक तरह से। और यानी कि मैं कहूं कि जो कानून ये कहता था कि अगर एक भी
हाँ, दोनों में से या तो मुआवजा ना लिया हो या पोजीशन ना हुआ हो, तो वो रद्द होने की तरफ बढ़ सकता था। तो वो यहाँ पर ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो लैप्स होंगी प्रोसीडिंग्स। ना तो मुआवजा लिया हो और ना ही आपने कब्जा लिया और ऐसा नहीं होता कब्जा, और कब्जे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट और मेमोरेंडम से पोजीशन कंप्लीट हो जाता था। मींस पहले एक पेपर पोजीशन वाला सिस्टम था। पेपर पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन को भी कई कोर्ट ने कई जजमेंट्स में डिफरेंशिएट किया था, लेकिन यहाँ पेपर पोजीशन को मान लिया कि यहाँ अगर पेपर बन गया इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो रियल पोजीशन मान लिया, रियल पोजीशन हो जाता है। हुकुम सिंह जी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और जब ये रूल्स बन रहे थे, जब ये लॉ बन रहा था, आपकी भूमिका थी, और एक आपने पहले हमने एक प्रोग्राम इस पे किया, आपने कहा था कि एक अधिग्रहण चुनौती भी है सरकार के लिए। कई बार क्या होता है, किसान शुरुआत में राजी होते हैं, बीच में बिचौलिए आते हैं, दाम बढ़ाने की बात होती है। कोर्ट कुछ इसी तरह की बात अपने फैसले में भी कर रहा है, उसकी तरफ इशारा भी है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, एक्वायरमेंट जो है उसकी तरफ, और जो प्रोसेस था उसके जो शब्दों को बदला गया है या जो शर्तें बदली गई हैं? यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 6 मार्च का आप फैसला को देखें तो वो लैंडमार्क है। लैंडमार्क में सेंस में कहूँगा कि आप सभी राज्यों में यदि स्थिति देखें, लैंड एक्विजिशन जो नया एक्ट हमारा आया है 2013 के बाद, तो जब राज्यों को फ्रीडम दिया गई तो आप राज्य स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी लाएं, तो ज़्यादातर राज्यों में जो अमेंडमेंट्स हमारे पास आए हैं 11 में से 9 के मैं कहूँगा, वो 24/2 को 24/2 के अमेंडमेंट्स के लिए आए हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि 24/2 के इंटरप्रिटेशन में कहीं न कहीं समस्याएं देश में थी। और दूसरा इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जितने भी अभी तक केस हुए हैं उनमें कम से कम 1000 से ज़्यादा केसों में हमारा मंत्रालय पार्टी इफेक्टिव पार्टी रहा है, जहां हमको एफिडेविट फाइल करने पड़े। तो 24/2 के अंदर जो सेक्शन 24 है नए एक्ट का 2013 का, RFCT एक्ट 2013 का जी, उसमें 3-4 बिंदुओं पर इंटरप्रिटेशन पे लेकर के मतभेद रहे हैं और उनमें अलग अलग अभिमत रहे हैं, चाहे वो माननीय न्यायालयों की राय देखें या इंडिविजुअल्स की भी देखें। हम लोग इसको मंत्रालय में भी देख रहे थे, तो जब लीगल अफेयर में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जाते थे वहाँ पर भी डिफरेंट ओपिनियन होते थे इस पर। उसमें एक ये था कि अभी तक जो रिकॉर्ड आप 1894 एक्ट देख लें या नया एक्ट देख लें, ज़्यादातर जगह पे 24/2 को आप छोड़ दें तो पजेशन वाली बात आती है, जो मेमोरेंडम से या लिखित से, क्योंकि जो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करते हैं पब्लिक पर्पज के लिए गवर्नमेंट बॉडीज, तो उसमें जनरली पेपर पर पजेशन देते हैं कि भाई ये ज़मीन आप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी, आप इसको पजेशन ले लिए साइन करके। और क्योंकि इंडिविजुअल कोई आदमी होता नहीं है जो उसको कल्टीवेट करे या उसको फिजिकल। अब जो नया वर्ड एक आया है 24/2 में, पहली बार ये आया लैंड एक्विजिशन में, आप एक्ट में देखें तो फिजिकल पजेशन, तो ये अब समझ में नहीं आ रहा था किसी भी स्टेट के में, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के में फिजिकल पजेशन का मतलब क्या है। एक एरिया ये था। दूसरा एरिया ये था कि कंपनसेशन को पेमेंट कब माना जाएगा, कब डीम टू हैव बीन पेड, उसके अकाउंट में चला गया। मान लो पुराने एक्ट में प्रावधान ये था कि अथॉरिटी कंपनसेशन के लिए जो लैंड लूजर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं उनको ऑफर करती थी, और यदि वो मना कर देते थे और उनके रिक्वेस्ट पर सेक्शन 18 में वो कोर्ट को रेफर करती थी डिसाइड करने के लिए। लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि मैं 8-9 साल कलेक्टर भी रहा हूँ, तो उस समय ये माना जाता था कि हमने ऑफर किया और यदि व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम ये मान लेते थे कि हमारी तरफ से पेमेंट हो गया है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अब ये उसका एक लिमिटेड ग्रीवांसेस रह गया कि साहब जो हमारा जो कंपनसेशन है वो इनएडुकेट है, मतलब वो पर्याप्त नहीं है। तो उसके बिंदु पर हम लोग कोर्ट में रेफर कर देते थे, कोर्ट जो भी डिसाइड करता था दोनों पक्षों को मान्य होता था। तो एक तो ये ग्रे एरिया था। दूसरा ग्रे एरिया ये था कि उसके अकाउंट में पेमेंट होगा। जैसा कि 2 जजमेंट आए, एक पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज मानिकचंद सोलंकी साहब का 2014 में, जिसमें ये कहा गया कि उसके अकाउंट में जब तक पेमेंट नहीं हुआ या कोर्ट के द्वारा आदेश खाते में जमा नहीं होगा तो उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट कंपनसेशन पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरा एक एरिया था कि जो मान लो कि लैंड लूजर है, लैंड ओनर है, कोर्ट में इनएडुकेट कंपनसेशन को लेके गया और कोर्ट में उसने स्टे ले लिया, क्योंकि स्टे उसने अपने इंटरेस्ट के लिए लिया, गवर्नमेंट नहीं गई थी। उस स्टे पीरियड को क्या इस 5 साल 5 years प्रायर 1/1/2014 उसमें काउंट होगा, एक्सक्लूड होगा। तो इसमें पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ये कहा गया था कि वो इंक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड नहीं होगा।
इसी केस को 2018 जब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज शैलेंद्र के केस में आप देखें तो इसको रिवर्स कर दिया कि चूंकि वो आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए गया था और वो पीरियड जो है उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसमें चारों पांचों बिंदुओं पर बहुत क्लियरली इसको डिफाइन कर दिया और आदेश दे दिया है। इसमें है कि फिजिकल पोजीशन का मतलब वही जो 1894 में था कि जब आपने मेमोरेंडम ऑफ पेपर पे पोजीशन ले लिया गवर्नमेंट अथॉरिटी तो पोजीशन माना जाएगा। दूसरा है कि पेमेंट कंपनसेशन के मामले में तो जो कंपनसेशन ऑफर किया अथॉरिटी ने और यदि उसने डिक्लाइन कर दिया तो जरूरी नहीं है 31(2) में जो रिक्वायरमेंट थी कि उसके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए वो नहीं मानी गवर्नमेंट के, तो वो नहीं माना जाएगा। तीसरा है कि जो कोर्ट का स्टेप टाइम है, स्टेप पीरियड है, वो स्टेप पीरियड में जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट में जो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लिटिगेशंस और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे किसानों में गवर्नमेंट लेवल पर, वो मेरे समझ में खत्म होंगे और देश में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद है, जो केवल एक ही यही बिंदु जहां मैं देखता था ज़्यादातर केस होते थे, वो उन पर जो है काफ़ी समाधान इस पर रफ्तार मिलेगी भूमि अधिग्रहण को, इनसे मिलेगा। कश्मीर जी, दो चीज़ें हैं। पहले आप लोगों को यानी कि किसानों को लेकर जो दो ऑप्शन मिलते थे जिसको कहा गया और उसको अब बदला गया एंड में, और दूसरा ये क्या अब अगर आपके खाते में नहीं आया, फिजिकल पोजीशन नहीं हुआ, दोनों चीज़ों को इस फैसले ने साफ कर दिया है, किसानों के हक या उसकी आवाज़ लैंड एक्विजिशन में उतनी ही तेज़ी के साथ खड़ी नज़र आएगी जो कि मंशा थी सरकार की जब वो एक्ट बनाया गया था, लागू किया गया, या वहाँ पर इस फैसले के बाद आपको लगता है कि कहीं वो हाशिए पर जाता है? देखिए, इस फैसले में दो बातें हैं। एक तो जो 1 जनवरी 2014 से पहले के केसेस हैं, पूरे देश में केसेस हैं, तमाम बड़े प्रदेशेस में भी हैं, छोटों में भी है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ रहे थे, सब लोग नहीं लड़ा करते, कुछ लोग होते हैं इलाके के जो उसमें से लड़ते हैं। और पुराने एक्ट में जो है 1894 में लोग लड़ते रहे। अभी भी केसेस 1894 एक्ट के 1962 के पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आज भी। अब सवाल यह है कि जो 24(2) का अधिकार था कि अगर 5 साल में आपने ना मुआवजा दिया ना कब्जा लिया, या कब्जा नहीं लिया या मुआवजा नहीं दिया, दोनों बातें थी, अलग अलग थी, और उसमें अगर आप कोर्ट में चले गए, जो आपका अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था कि भूस्वामी का, अब इन्होंने कहा है इस जजमेंट में कि वो 5 साल में वो इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं है वो। और 5 साल तक कोई अथॉरिटी यूज नहीं करती तो स्वतः समाप्त नहीं होगा अधिग्रहण। मेन सबसे बड़ा जो है 24(2) में जो है वो जो छूट थी वो इसमें खत्म हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो नए एक्ट की बात कही है, जो 24(1) में कहा है, पोजेशन कभी भी कोई अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी मौके पे जाके नहीं लेती, पेपर पे लेते रहे। 1894 में पेपर पे लेते रहे, अभी भी पेपर पे लेते रहे। परिस्थितियों में सुधार, बहुत सुधार हुआ है ये नए एक्ट में, क्योंकि पहले में कंसल्ट शब्द था और इसमें कंसेंट रखा गया। हमारी मांग ही बराबर यही थी कि नहीं, ये कंसल्ट तो कलेक्टर अपने कमरे में बैठ के और कुछ भी कह के 4 लोगों को 10 लोगों को बुला के था भाई हम ये जो है जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। कंसेंट में ये है कि किसान की मर्जी होगी। लेकिन इसमें मैं फिर आपको बता दूं, कुछ गलत कार्य, कुछ किसान अभी भी परेशान है। प्रशासनिक व्यवस्था यह है कि बुला के कहते हैं कि नहीं नहीं 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज सबसे ज्यादा लैंड एक्वायर कर रही है और वो बहुत ईमानदारी के साथ 4 गुना पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। लेकिन जब छोटे छोटी योजनाएं होती हैं, एक सवाल ये होगा कविंद्र जी, एक तो अच्छी बात ये हो गई इसमें कि जो पब्लिक पर्पज था 1894 में, उसमें तो लैंड एक्वायर की, लैंड यूज कन्वर्ट कर दिया अपनी मर्जी से और किसी को दे दिया, वो एक लूट मार था उस एक्ट में। सुधार उसमें हुआ है, लेकिन दोनों चीजों को देखना चाहिए। कब्जा लेने से पहले कंपनसेशन लैंड ओनर के खाते में जमा होना जरूरी होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है बाजार में, कोई भी चीज नहीं है जिसे आप पैसा ना दें और वो लेके अपने घर चले आए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि खाते में पैसा देंगे आप। एक्ट भी यही कहता है कि आप पहले पेमेंट करेंगे तब आप पोजीशन लेंगे। अच्छा साहब, पेमेंट खाते में आने के बाद स्वीकार, जो पहले एक था किसान की वो उठा लेता नहीं था मुआवजा,
या उससे वो डिनाई करता था और कोर्ट में जाता था अपनी आवाज़ को लेकर। लेकिन ये दोनों चीज़ों को बदलने के बाद फिजिकल पोजीशन की बजाय जो कहा मीना साहब ने कि पेपर में पोजीशन, और दूसरा ये कि आप जो दो में से एक अगर कैटेगरी आप फुलफिल नहीं करती थी कोई भी एजेंसी, तो वो प्रोसेस को इनकम्प्लीट माना जाता था, लेकिन अब उसे बदला जा रहा है। इम्पैक्ट कैसे देखते हैं किसानों पर खास तौर पर? देखिए, जहाँ तक सर ने बताया कि एक कलेक्टर थे और मुआवजा ऑफर किया जाता था, लेते नहीं थे। हर केस में ऐसा नहीं होता था, सीधे सीधे ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता था पैसा। ऐसे बहुत सारे केसेस है, ट्रेजरी में जमा करा दिया, तुम्हारा पैसा ट्रेजरी में जमा करा दिया, अपना क्लेम फाइल करते रहो और लेते रहो। ऐसा भी होता है, लोगों को नहीं मिला करता, उसके लिए रेफरेंस फाइल करते, वरना तो औने पौने दाम मिलते थे। पता चला हज़ारों रुपए के रेट में ज़मीन होगी और 1-2 रुपए के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है, उस हिसाब से मुआवजा ऑफर कर रखा है। वो तो लिटिगेशन सेक्शन 18 की सेक्शन बहुत लिटिगेशन है और लगभग मैक्सिमम केसेस में कोर्ट एनहांस ही करती थी, कहीं घटाया नहीं जाता था कलेक्टर के मुआवजे से। हमेशा मैक्सिमम क्या, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100% केसेस में जो कलेक्टर अवार्ड में मुआवजा मिलता था उससे कोर्ट एनहांस ही करती हैं। यहाँ से 2013 के एक्ट में जो स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ था प्रोविजो में, इसमें कि in respect provided where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries। इस वर्ड को रखने का पर्पज ये था कि वो जो ट्रेजरी में जमा करा दिया, सेक्शन 31 में कोर्ट में जमा करा दिया, लोगों तक तो पहुंचे ही नहीं। लोगों को 30-30 साल लग रहे हैं अपने पैसा लेने में, जमीन तुम उनकी लेके बैठ गए, उन्हें सारे राइट्स उनके खत्म हो गए उसको। तो इस चीज को सुपरसीड करने के लिए, मतलब उसे सुधार करने के लिए ये वर्ड्स रखे गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या होगा, पहले वाली पोजीशन की जहां उन्होंने ऑफर कर दिया और लेने से मना कर दिया, मीनिंग देर बाद और ट्रेजरी में जमा कर दिया तुमने, वो तो सब इनका अपने उस पे बन जाता है। हाँ भाई, हमने ऑफर किया और लोगों ने मना कर दिया, इसलिए हम ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं, एक ऑर्डर से बन जाता था। तो वो सबको कंपेंसेशन पेड मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ऑफर हुआ, उसे पेड मान लिया गया। हाँ, उसे पेड मान लिया कि ऑफर हो गया और डिनाई कर दिया किसी ने, डिनायल है, उसके बाद में ट्रेजरी में जमा कर दिया, ट्रेजरी में जमा हो गया मींस कंपेंसेशन पेड। ओके। और जो दूसरी चीज जो कोर्ट का फैसला कहता है, जो अथवा को और में बदलने की बात, क्या ये कहीं किसानों के राइट को, मैं कहूँ जो उनका अधिकार था, अगर वो डिनायल या किसी भी वजह से वो कर रहा है, एक शर्त कोई भी एजेंसी पूरी नहीं कर रही, उसके खिलाफ वो जाता है कि इसे कैंसिल किया जाए या फिर प्रोसेस को अधूरा माना जाए, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ने से इम्पैक्ट क्या होगा? यानी कि प्रोसेस कंप्लीट मान लिया जाएगा, जो पहले विरोध या मैं कहूँ किसी वजह से किसान एग्री नहीं करते हैं, अब उनका विरोध कहीं यहाँ पर हाशिए पर खड़ा हो जाएगा। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद से किसानों में बहुत उम्मीद जगी थी, अब हमारे सबके मुआवजे बहुत बढ़ के मिलेंगे। और 24(2) जो था कि या तो फिजिकल पोजीशन ना लिया हो, बट द फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड हैज नॉट बीन टेकन और कंपेंसेशन हैड नॉट बीन पेड, तो प्रोसीडिंग्स लैप्स हो जाएंगी। और इस एक्ट में और साथ में ये भी लिखा था, इफ इट इज सो चूजेज, गवर्नमेंट इफ इट इज सो चूजेज शैल इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ सच लैंड एक्विजिशन अफ्रेश इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। वो प्रोसीडिंग्स लैप्स होके इस प्रोसीडिंग में कर लो। अगर गवर्नमेंट को चाहिए वो लैंड, इतनी जरूरी है उनके लिए, तो भाई ठीक है, इस प्रोसीडिंग के हिसाब से कर लो। जब तुमने अवार्ड नहीं पैसा नहीं दे रखा और पोजीशन नहीं ले रखा, यानी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई ना पिछले एक्ट में, पिछले 5 साल के अंदर, तो इस एक्ट में कर लो, क्या कहां प्रॉब्लम है? तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब हमें मुआवजा बढ़ के मिलेगा, हर किसी को उम्मीद थी कि इस एक्ट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन इस जजमेंट के आने के बाद दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अब पोजीशन के लिए तो वो है, अगर पेपर पोजीशन हो गया तो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई, तो इसमें आने की जरूरत नहीं है, पिछले एक्ट के हिसाब से अकाउंट में पैसा जो अकाउंट में आया भी नहीं तभी माना जाएगा। अकाउंट में आया नहीं है, ट्रेजरी में जमा हो गया तो भी प्रोसीडिंग्स अब पिछले एक्ट में कंप्लीट हो गई, तब भी इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीणा साहब, बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम एजेंसियों के नजरिए से देखें, ये फैसला बहुत अहम दिखता है कि जो तमाम लिटिगेशंस थे, देरी होती थी, उसको रफ्तार मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि जो एक्ट की मंशा थी 2013 में जो बना, जो संसद ने पास किया, जो उसकी मैं कहूँ कि आत्मा है, जो मंशा जो भी आप उसे कहें, कहीं पर वो इस फैसले के साथ में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और इससे नुकसान कहीं किसानों का भी हो सकता है। डेफिनेटली। देखिए कविंद्र जी, ये बेसिकली इस एक्ट को आप देखें तो इसकी मंशा ये रही थी कि कंसल्टेटिव प्रोसेस से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और लिटिगेशन कम से कम हो। यदि आप इसमें देखें तो 3 टायर्स जो है, पब्लिक रेजिस्ट्रेशन ग्रीवेंसेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या अथॉरिटी हो या रिसेटलमेंट कमिश्नर हो,
तो लोगों को कोर्ट में नहीं जाना पड़े। लेकिन 24/2 के, स्पेशली 24/2 में इसलिए बोलूँगा, 24/1 में बहुत एम्बिग्यूटी नहीं थी, क्योंकि वो है जो प्रोसीडिंग चल रही थी जिसमें अवार्ड नहीं बना था। 24/2 ऐसी हैं जिसमें ग्रे एरिया थे, अवार्ड बन गए हैं, कंपनसेशन भी ऑफर किया गया है या दे दिया गया है, पोजीशन भी पार्टली लिया गया है या नहीं लिया गया है, इस तरह की थी। वहाँ पर किसान पुराने केस, मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा इवन नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट का जो मालचा विलेज की ज़मीन 1911 में एक्वायर की थी, उसका भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाला, उसमें भी हम लोगों ने एफिडेविट फाइल किया। तो इस तरह की चीज़ें थी जो बहुत पुराने केस थे, जो सेटल्ड हो गए थे, वो भी लिटिगेशन में चले गए और किसान भी परेशान थे इससे और सरकार भी परेशान थी। तो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, जजमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, इसके बाद मेरी समझ में क्लैरिटी आएगी और दोनों को ही फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। मैं देखना चाहूँगा कि दोनों का ही, मैं तो ऐसा सोचता हूँ और मेरा ऐसा विचार है कि दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पुराने वाले जितने भी केस लिटिगेशन में गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी में भी प्रैक्टिकली वो ऐसा रिवर्स ज़मीन किया गया हो या ज़मीन को वापस लैप्स किया गया हो, किसानों को लौटाया गया हो। किसी भी प्रोजेक्ट को देख लीजिए जिसमें एक प्लॉट्स को लेकर के सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, 1-2 प्लॉट रह गए जिनमें कुछ लिटिगेशन था, विवाद था, तो उनको बीच में से, प्रोजेक्ट के बीच में से ज़मीन कैसे किसानों को रिवर्स करेंगे, तो न तो किसानों के फ़ायदे में थी, न वो सरकार के फ़ायदे में थी। तो मेरे समझ में इस जजमेंट को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के आने के बाद में, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद में सभी को फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा और एक क्लैरिटी आएगी। ओके, चौधरी साहब, किसानों को फायदा होगा या कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें डेंट पड़ता है, अगर उस पुराने 2013 के एक्ट को देखते हैं वहाँ ज़्यादा फायदा था? देखिए, जो 2013 का ओरिजिनल बिल में जो प्रावधान किया गया था, उसमें किसानों को सुरक्षा ज्यादा थी। अब जब उसमें दोनों एंड कर दिया गया और के बजाय, तो अब और ज्यादा लीनियंसी हो गई है एक्वायर करने के लिए, ज्यादा छूट प्रशासनिक व्यवस्था को दे दी गई है। लेकिन ये भी तो बात है मीना जी कि SEZ के नाम पर 2013 से पहले जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से इस देश में भूमि अधिग्रहण हुए और किसानों ने उसमें लड़ाई लड़ी बहुत लंबे समय तक, तो उनको तो इस एक्ट में नुकसान होगा, ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नुकसान होगा? हाँ, नुकसान इसलिए होगा कि वो लड़ रहे थे और वो 5 साल का पीरियड जो है, जो बताया था पहले, वो एक्सक्लूड था, है, अब वो है नहीं उसमें। तो अब तो पूरी तरीके से ये है कि 1 जनवरी 2014 से पहले 5 साल बिल्कुल विदाउट लिटिगेशन जो है। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो अधिकार था, लीनियंसी थी फार्मर के लिए, उसमें कमी आई है और इसमें किसानों में हो सकता है कि एक ऐसी परिस्थितियां कहीं देश में हों कि जहां परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला बहुत नया है नहीं है, बहुत पुराना है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि 1962 में 2 रुपए और 3 रुपए गज जमीन किसानों की ली गई और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है। लोगों को मुआवजा नहीं दिया, मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल है। और अब 2014 के बाद 2 रुपए गज का मुआवजा GD अथॉरिटी ने फार्मर के उसमें जो है ट्रेजरी में जमा कर दिया। तो ये कुछ चीजें ऐसी खतरनाक हैं इसमें, जो उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं। अत्र साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो चुका है, इस तरह की जो केसेस हैं पुराने, चाहे CZ के मामले हों या 2011 के पहले के बहुत सारे एक्विजिशन हों, वहाँ पर किसानों की जो शेयर थी, मैं कहूँ उनको जो ताकत मिल रही थी इस नए कानून के बाद, वो कितनी कमज़ोर या मजबूत होती है इस फैसले के साथ? बिल्कुल कमज़ोर होती है, लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। जो लोगों को उम्मीद बंधी थी 2013 के इस एक्ट को आने के बाद में, उनके पास में काफ़ी राइट्स आ गए थे। वो उनके जो जिन्हें लग रहा था जिनका इस नए एक्ट के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, वो अब नहीं मिल पाएगा, उन्हें पुराने एक्ट के हिसाब से मिलेगा और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ गई हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि ज़मीन अधिग्रहण का जो कानून 2013 में बना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते धारा 24 में जो मैं कहूँ कि डेफिनेशन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ किया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसे पड़ेगा और इसका असर कहाँ पर कितना किस तरीके से नजर आने वाला है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।